हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा एक टॉपिक है आज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पर आज हम बात करेंगे। ये डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से है, तो इसी को लेकर आज हम समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसकी रिगार्डिंग में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे और साइंटिस्ट के नाम क्या है। एक्चुअल में इसी बात को हम जानते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन वाला टॉपिक हमारा है। इससे पहले देखो मैं आपको ये आरएनए वर्ल्ड की एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको मैंने समझा दिया है, मैंने आप अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डीएनए रेप्लिकेशन पर आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को अगर हम समझेंगे तो देखो कुछ डायग्राम है, इन डायग्राम को समझने से पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें करूंगा आपसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की बात, तो 1958 में डीएनए रेप्लिकेशन पर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। साइंटिस्ट थे दो, मेसेल्सन व स्टॉल। देन उसी टाइम पर इसी डेट में, ये थोड़ा सा और याद रखना है, इसी डेट में टेलर वह उसके सहयोगी इन्होंने भी इसी डेट पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें आप। अगर हम इसकी बात करते हैं, मेसेल्सन और स्टॉल की बात करते हैं, तो इन्होंने ई कोलाई पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इन्होंने विसिया फाबा प्लांट है, विसिया फाबा बीन प्लांट्स है, इस पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। इन्होंने नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप, यानी समस्थानिक बोलते हो ना आप, आइसोटोप यूज किया था यहाँ पर, और इन्होंने थाइमिडीन रेडियो एक्टिव पदार्थ से इस प्रयोग को समझाया था। तो दोनों में इन्होंने रेडियो एक्टिवता यानी सक्रिय विकिरण सक्रिय प्रयोग नहीं किए थे, इन्होंने सिर्फ भारी समस्थानिक के आधार पर इन्होंने नाइट्रोजन भारी ली थी। और ये टेलर और उसके सहयोगियों ने विसिया फाबा पे जब अध्ययन किया तो इसने थाइमिडीन रेडियो एक्टिव पदार्थ से इस पर रिसर्च की थी। दोनों चीज़ें आपको अंतरवाइज याद रहनी चाहिए, दोनों की डेट सेम ही है। जब मेसेल्सन और स्टॉल ने अपना प्रयोग किया था, देन उसी टाइम पर टेलर और उसके सहयोगियों ने भी प्रयोग किया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या याद रखोगे कि टेलर और उसके सहयोगियों ने ई कोलाई पर अपना अध्ययन किया, नाइट्रोजन का भारी मेसेल्सन और स्टॉल ने ई कोलाई पर अपना अध्ययन किया था और नाइट्रोजन के भारी आइसोटोप के आधार पर किया था, और टेलर और उसके साथियों ने विसिया फाबा पर अपना अध्ययन किया था और थाइमिडीन रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया था इन्होंने। यहाँ पे डेट दोनों की सेम रखोगे आप, 1958। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। डिटेल आपको इसी की समझानी, इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं है, बस इतने सा एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में कि इन्होंने इस पे अध्ययन किया, इसकी इन्होंने डिटेल दी है समझाने के लिए। देन हम डिटेल को आगे देखते हैं। तो 1958 में जो ई कोलाई पर मेसेल्सन और स्टॉल ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने 1958 में जो ई कोलाई पर अध्ययन किया था उसको किस प्रकार से पूरा किया था। इन्होंने इसके लिए सेमी कंजर्वेशन मेथड दिया था, अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि से इसको समझाया था। ठीक है, एक योजना है, अर्ध संरक्षी योजना के तहत ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है
वो जब रेप्लिकेट होता है तो अपनी दोनों लड़ियों को खोल लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दोनों लड़ियों को खोल लेता है, और खोलने के बाद वो इनके साथ में नई लड़ियां बनाता है। तो जो नई लड़ी बनती है इनके साथ में, उसी प्रोसेस को हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये जो है डीएनए, मेन डीएनए था आपका, ये डीएनए आया, इसकी लड़ियां खुल गई, एक लड़ी खुलकर इधर हो गई, और देन ये यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से बनाया है, इसको आप ये मानोगे कि ये बाद में बना था। तो जो पहले बना है, जो पहले आया हुआ था, उसको आप टेम्पलेट कहोगे, टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए कहोगे। इसमें भी ये टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, और जो बाद में जो बन रहा है इसको आप नया डीएनए कहोगे, न्यू सिंथेसाइज, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब इस डीएनए में आप देखोगे एक खंड पुराना है और एक खंड नया है, यानी जो पुराना खंड है वो आपके पैतृक से संबंधित है, और जो नया खंड है वो प्रोजेनी से संबंधित है, या फिर आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग से संबंधित है। संतति डीएनए भी कह सकते हो आप इसको, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए भी कह सकते हो, संतति डीएनए भी कह सकते हो आप इसको। तो एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर पैतृक की एक लड़ी और एक लड़ी है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की या संतति डीएनए की। तो संरक्षक की अगर हम बात करते हैं, तो संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये बात वैसे भी आपको पता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो संरक्षक में आते हैं, पेरेंट्स को हम संरक्षक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स आ रहे हैं संरक्षक के रूप में, लेकिन आधे आए, पूरे नहीं आए। कि कैसे आए? इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटेड मेथड कहा गया है, अर्ध संरक्षी विधि। आधे संरक्षित है, यानी एक खंड ही इसमें किसका है, पेरेंट से आया है, एक खंड इसमें किसका रहेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का रहेगा। ये सारी रिसर्च इन्होंने ई कोलाई पर की थी। किस पे की थी? ई कोलाई पर की थी। ठीक है, देन इसको हम समझते हैं इनका प्रोसेस क्या था और किस प्रकार से इन्होंने किया था। तो पहले डीएनए रेप्लिकेशन को इतना समझोगे, फिर इसकी प्रोसेस भी समझोगे। देखो, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए होता है अभी। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अच्छा जो डीएनए होता है ना, डीएनए उसमें आपको पता नाइट्रोजन होती है। उसमें क्या होती है, ये कलर दिख रहा है आपको, उसमें नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है वो N14 वाली होती है, नॉर्मल जैसे डीएनए हमेशा से बनता आया है, N14 से बनता आया हुआ। लेकिन अगर इस N14 की जगह पर मैं इस नाइट्रोजन को भारी नाइट्रोजन में चेंज कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका परमाणु भार बढ़ा के इसको भारी नाइट्रोजन में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरी नाइट्रोजन मैं ले रहा हूं भारी वाली, उसको आप N15 कहोगे। क्या कहोगे? ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का मैंने नाम रखा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या रखा? अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन मेरे पास है वो बच्चों N15 वाली है, मैंने पहले से ही ले ली। कौन सी ले ली? N15। और ये सॉल्यूशन मैंने बना दिया।
ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने बनाने के बाद मैंने ई कोलाई को इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, डाल दिया मैंने, ये ई कोलाई आ गया मान लो इसके अंदर। अब ई कोलाई इसके अंदर क्या करेगा, ई कोलाई इसके अंदर ग्रोथ करेगा, मल्टीपल गुणन करेगा, अपना गुणन करेगा। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई जीव अपना गुणन करता है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई उसकी सेल गुणन कर रही हो, तब भी जब भी करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा, डीएनए की कॉपी तैयार तो होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस ई कोलाई के डीएनए की कॉपी तैयार होती है। क्या होती है? कॉपी। तो एक खंड इसमें N14 का आ रहा है, देन दूसरा खंड इसमें N15 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक तो वो नॉर्मल था, अब न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहा है आपके पास, तो अब उसको नाइट्रोजन जो चाहिए, तो वो नाइट्रोजन बाहर से ना लेके इस मीडियम से उठाना स्टार्ट कर देगा। और इस मीडियम में आपने कौन सी नाइट्रोजन डाली थी? N40। तो ऑब्वियसली एक खंड कौन सा बन जाएगा? N14 नाइट्रोजन वाला, और एक खंड कौन सा बन जाएगा? N15। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसमें टेम्पलेट कौन सा है बच्चों? N14 वाला या N15 वाला? ऑब्वियसली N14, क्योंकि पुराना तो यही है, ये आपका टेम्पलेट है, ये आपका क्या है? टेम्पलेट है। ये N15 खंड जो है डीएनए का जो नया टुकड़ा बना है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, संतति डीएनए है। क्लियर बात? आ गई बात समझ में? यहाँ ठीक है। अगर मैं इसको और आगे तक रखूं, इसको रखूं मैं, तो वापस इसने डीएनए रेप्लिकेशन किया, कलर यही लगे, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं। मतलब ई कोलाई की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात बता दूं, ई कोलाई 20 मिनट में अपनी नई जनरेशन तैयार कर लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपना जितना टाइम नहीं लगेगा उसको, कोई 100 साल नहीं लगेंगे उसको। और अभी तो ह्यूमन बींग्स की भी 100 साल निर्धारित नहीं है, 50 एवरेज में आ गई है। तो 20 मिनट में वो नई जनरेशन तैयार कर लेता है। कितनी देर में? 20 मिनट। तो जब नई जनरेशन, जैसे जैसे उसके पास नई जनरेशन तैयार होती है, तो हर बार उसके पास डीएनए कॉपी होता जाता है। तो वापस से एक बार उसका जो डीएनए था वो N14 का एक खंड था, तो N15 का उसके पास आ गया। देन वापस क्या होता है कि वो नई जनरेशन वापस से तैयार कर रहा है, तो वापस से इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो एक खंड N14 का और एक खंड N15 का, ये तो बाहर निकल गए। अब दोनों पैतृक है, अब दोनों टेम्पलेट हैं, याद रखना। अभी के लिए तो टेम्पलेट ये था, अब अगली पीढ़ी के लिए दोनों टेम्पलेट हो जाएंगे, टेम्पलेट दोनों हो जाएंगे। अब बनने वाला नया खंड, हमने इस मीडियम को चेंज नहीं किया, इसी में ही हमने प्लेस कर रखा है, ई कोलाई को अभी तक इसी में डाल रखा है। तो वापस से जो नया खंड आपके पास आता है, तो जो नया खंड मेरे पास आया, N15 वाला एक इसमें खुल के आया था। अच्छा ठीक है, ये N14 का था, नया बना तो कौन सा बनेगा? N15 का। यहाँ पे नया N15 का ही है। आपने नई नाइट्रोजन कहाँ से दे दी इसको? यही तो है नाइट्रोजन तो अभी तक। लेकिन आपको पता लगा कि एक डीएनए कंप्लीटली N15 का बन चुका है और एक डीएनए आपका संकरित है, हाइब्रिड है। ये संकरित है, ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें एक खंड तो किसका आ रहा है? N14 का, और एक खंड किसका आ रहा है? N15 का। ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर हो गया। प्योर चीज क्या तो आपके पास है, दोनों खंड N14 के थे या दोनों खंड N15 के। अगर आधे आधे आ गए तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइब्रिड कंडीशन। क्या बोलोगे? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? देन मैं क्या करता हूं कि अब मैं क्या करता हूं, ये मीडियम में हटाता हूं यहां से,
और ये मीडियम हटाकर मैं नॉर्मल मीडियम डाल देता हूँ, सॉरी N14 वाला मीडियम डाल देता हूँ। मैंने यहाँ से मीडियम हटा दिया अब और N14 वाला मीडियम डाल दिया, तो आप देखोगे ये जो है वापस जाके खुलेगा। N14 का खंड है एक तो इसमें, और एक N15 का। नया बनने वाला N14 का ही बनेगा आपका, और इसमें कौन सा बनेगा, N14 का। तो आप देखोगे लगातार यदि प्रक्रम चलता रहा तो आपके पास वापस से प्योर डीएनए वापस से आ जाएगा, हल्के नाइट्रोजन वाला वापस से आ जाएगा। ये बात, ये गणना समझ में आ गई आपको? ये छोटी सी जो मेथड सा चल रहा है ये समझ में आ गया कि जिसको रिप्लेस करवाएंगे तो उस मीडियम को लेता जाएगा और वैसा बन जाएगा वो धीरे धीरे। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास 3 कंडीशन आई बच्चों, मेरे पास 3 कंडीशन आई। एक कंडीशन मेरे पास ये है कि मुझे N15 का एक खंड पूरा मिल जाता है। एक कंडीशन मेरे पास ये है कि N14 का और N15 का एक डीएनए मिलता है। एक कंडीशन मेरे पास ये है कि मुझे सारा का सारा कैसा मिल जाता है, N14 का। ये डिपेंड करता है जो ई कोलाई है उसका हम टाइमली 20 मिनट टाइमली उसका हम क्या करवा रहे हैं, उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के डीएनए आ जाते हैं। इस वाले डीएनए की अगर हम बात करें तो ये N15 का है, इस वाले की बात करें तो N14 का है। लेकिन इस वाले डीएनए को आप हाइब्रिड डीएनए कहोगे। क्या कहोगे? इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब सारी चीजें हैं, ई कोलाई कोई दिखता नहीं है, डीएनए कोई यहाँ पे इनको दिखेगा नहीं, तो ये मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। और सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो बाद में इनको कैसे पता लगेगा, ये इनका सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, क्लियर? यहाँ तक हम बात कर लेते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि ये इनका सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूज करने के लिए मैं इस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डालूंगा। किस में डालूंगा बच्चों? अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं होती, ये उस मशीन की स्पेशल टेस्ट ट्यूब होती है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन में होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस सेंट्रीफ्यूज करवाने के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम चल रहे थे तो बहुत सारी बातें हो गई थी हमारी कि जो सीजियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। जैसे मेरे पास 3 कैटेगरी से डीएनए निकल के आते हैं। एक N15 का आता है पूरा, एक N15 और N14 खंड, एक N14 का। देन मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इनका हम देखो, एक तो आता है मेरे पास N15 का, एक आता है मेरे पास N15 N14 का, एक आता है मेरे पास N14 और N14 का, 3 आते हैं। देन उसके बाद में इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आवाज़ नहीं भाई, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें सॉल्यूशन डालते हैं, ये सॉल्यूशन डालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन डालने के बाद हम इसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जब सेंट्रीफ्यूज जब करवाया जाता है तो अपना जो सैंपल होता है उसके साथ कोई ना कोई दूसरा सैंपल भी डालते हैं, उसका एक रीज़न होता है। तो यहाँ पर इस सैंपल के साथ हमारे लिए डाला गया था आधार पर। देखो, किसी चीज़ की घनत्व है, प्रवणता देखनी है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, इसका मैं कॉमन सा एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास ये स्टाइलस है, तो मैं इसका किसी के रिगार्डिंग में तो देखूंगा ना घनत्व है, मेरे क्या पता इसका घनत्व कैसे होगा।
तो जैसे आप बोले सर कैसे देखोगे, तो पानी से देख सकता हूँ इसका घनत्व। अगर ये पानी में डूब गया देन मैं कह सकता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका पढ़ा हुआ होगा, 9th क्लास में चलता है। जैसे आपको पता होगा कि ये इसका घनत्व यदि वाटर के घनत्व से ज़्यादा है तो ये डूब जाएगा, और वाटर के घनत्व से इसका घनत्व कम हो गया तो ये तैरते रहेगा। कुछ ऐसा है एक आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो किसी के रिगार्डिंग में तो देखूंगा ना मैं इसका घनत्व है, तो यहाँ पर आपको डीएनए का खुद का घनत्व देखना है, तो किसके रिगार्डिंग में देखोगे आप, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता बना के, एक ग्रेडियंट बना के। तो जैसे मान लो इसमें सीजियम क्लोराइड है, अब सीजियम क्लोराइड खुद का किस प्रकार से घनत्व प्रवणता मेंटेन करता है, देखो इतनी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। एक तरीके से आप ये बहुत बेसिक बातें हैं, मैं लिंक कर देता हूँ बस, ठीक है, सरफेस पे कभी नहीं निकलता मैं। तो जैसे सीजियम क्लोराइड इसमें मैंने डाला, तो सीजियम क्लोराइड का खुद का क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है, सीजियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती रहती है, यहाँ कम, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई सीजियम क्लोराइड की इसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डीएनए इसमें डाला सैंपल के तौर पे, डीएनए सैंपल के तौर पे। अब क्या होता है, अब डीएनए की जो खुद की जो ग्रेडियंट है वो इस ग्रेडियंट के साथ जहाँ पर मैच करती है वहीं पर डीएनए स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा एक तरीके से। तो अगर इसकी मैच यहीं पे कर गई तो डीएनए आपको यहीं मिल जाएगा, अगर यहाँ मैच कर रही तो डीएनए आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर यहाँ मैच कर रही है तो डीएनए आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गई बात, कुछ इस प्रकार से। तो मेरे पास तो 3 प्रकार के डीएनए थे टाइप्स में, तो एक आपको यदि इस ग्रेडियंट के साथ मैच करते हो तो आपको N15 वाला सबसे नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नीचे। सबसे नीचे। हाइब्रिड जो है वो आपको बीच में मिलेगा, और एकदम हल्का जो आ गया आपके पास, मैंने यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे विकिरण सक्रिय की कोई बात नहीं हो रही। कभी आप हर्षे और चेज के प्रयोग से इसको जोड़े, उसने तो विकिरण सक्रिय डाला था, यहाँ पे हल्के और भारी की बात हो रही है, सीधी सी बात। और एक है मेरे पास N14 वाला जो आपका इस सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता के साथ ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा। तो 3 चीजें मैं आसानी से अलग कर सकता हूँ, 3 चीजें मैं आसानी से अलग कर सकता हूँ। क्लियर? इस प्रकार से 3 चीजें निकाली, और 3 चीजें निकालने के आधार पर उसको पता लगा कि एक बार मेरे पास प्योर चीज थी, देन उसके बाद में वो हाइब्रिड होती गई, देन उसके बाद में वो वापस से भारी बन गई। एक मेरे पास प्योर चीज़ थी, देन हाइब्रिड हुई, फिर भारी बन गई। तो कहीं ना कहीं डीएनए खुलता है और जुड़ता है, ये बात उसको समझ में आ गई। समझ में आ गई बात? फिर उसने अपनी थ्योरी है, जो एक्सप्लेन थ्योरी है, उसको अपनी थीसिस के अंदर उतार के आपको दे दिया। एक्चुअल में फिर आपको ये पढ़नी पड़ती है। जैसा मैंने समझाया वो अलग बात हो गई इससे। ये डीएनए है, खुल रहा, एक स्ट्रैंड बना, एक स्ट्रैंड बना। तो आप इसमें सारा देख लेना, इतना टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो है ना, ये सर ने ऐसे रख रखा है, ये ऊपर मतलब उनसे टाइपिंग में सेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैनेज कर लेना आप। बाकी एनसीईआरटी किताब साथ में खोल लेना, डायग्राम आपको एनसीईआरटी किताब में देगा। देखो यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, तो इसने पहले भारी से दिखा दिया, मतलब मैंने हल्का नहीं लिया, मैंने भारी कर दिया एक बार। पहले हल्का था मेरे पास, पहले मेरे पास N14 था, मैंने उसको N15 में डाला, फिर डाले रखा, देन सारा कैसा बन गया वो N15 का, डाले ही रखा, उसको चेंज किया ही नहीं, तो कैसा बन गया पूरा का पूरा N15 का। फिर मैंने मीडियम चेंज कर दिया, N14 डाल दिया, तो एक लड़ी कैसी बन गई N14। ये आपका क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। फिर N14 को ही रहने दिया, छोड़ दिया N14 को, देन पता चला एक लड़ी आपकी प्योर N14 के रूप में निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही है वो? एक लास्ट में जाके इसका मैंने बेसिक पीछे अच्छे से समझा दिया है। वीडियो को पॉज करना, अच्छे से समझना, देखना, लिखना, पॉज करके पढ़ना, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट अब बात यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे N15 और 15 आपको सबसे नीचे मिलेगा, N14 और 15 मिड में, और N14 और
N15 मिड में दिखा रखा, और आगे आप और दिखा दो, इसमें दिखा नहीं रखा, चाहो तो ऊपरी ऊपर आपको N14 प्योर मिल जाएगा। क्लियर? ये है सेमी कंजर्वेटेड मेथड ऑफ मेसल्सन एंड स्टॉल। इसके अलावा टेलर और उसके साथियों ने विसिया फाबा पर अपना अध्ययन किया। यहाँ पे दे रखा है देखो, ये नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ऐड नहीं करना है इसको। क्लियर? मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये आपके काम की बात नहीं है। ठीक है? ये टेलर और उसके साथियों का प्रयोग है, टेलर और उसके साथियों का प्रयोग है। तो सहयोगी ने विसिया फाबा सेम एक बीन के हिसाब से बताया। नवनिर्मित डीएनए के गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थायमिडीन का वितरण ही है, कभी आप इसको विकिरण मत करना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए किसका यूज किया था? विकिरण सक्रिय थायमिडीन का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, दोनों प्रयोग किए एक ही डेट पे थे, 1958 पे ये किया गया था और 1958 पे ही वो किया गया था। देन उसके बाद में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है? मैं क्लास अभी ऑफ नहीं करता हूँ, कंटिन्यू क्लास चल रही है आपकी। ठीक है? मेरे पास आपके लिए एक अलग टॉपिक है अब, और वो है मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप इसको अच्छे से समझोगे मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, लेकिन एक नोट्स रेफर करने का काम बाद में हो जाएगा। अभी के लिए आपके लिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है? देखो, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? आपने एक विधि पढ़ी जो समझाई हुई विधि थी, अर्ध संरक्षी विधि। अब आप इसको मेथड ना कह के आप प्रोसेस बोल दो। चलो, प्रक्रिया। अब काम कैसे होगा वो आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहां पर आपके पास कुछ एंजाइम है जिनके नाम आप याद रखोगे, बहुत इजी है। एक आप याद रखना हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। एक आपको याद रखना है एसएसबी, हाँ, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है? एक आपके पास रहेगा टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। क्या? इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना, गाइरेज। क्लियर? इसके अलावा जितनी जो चीजें यूज आ रही हैं वो सारी लिख रहा हूं मैं, क्या क्या काम आएगा। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम काम आएगा, लाइगेज। कौन सा? लाइगेज। ठीक है? इसके अलावा इसमें एक एंजाइम आपका काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम जो एंजाइम से ही बनी हुई चीज है वो आपके काम आता है, आरएनए प्राइमर। और यदि पूछ लिया जाए ये आरएनए प्राइमर किससे बना है, तो आप बता देना आरएनए पॉलीमरेज बनाता है इसको। आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है?
इतनी बात आपकी हो जाती है। ठीक है, अच्छा याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। डीएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो खुद 3 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं वो रिपेयर का काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं डीएनए की। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्चुअल में मैं कहूँगा ये इस फिल्म का हीरो है, सारा काम दाम इस पे डिपेंड है, सब कुछ यही करने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये मेन एंजाइम होता है आपका, जो बहुलीकरण करता है। क्लियर? इसके अलावा सर और कुछ चीज काम आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लस सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के रूप में कुछ चीजें और काम आती हैं, वो है आपकी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्चुअल में। ठीक है, मैं आपका नाम लिख देता हूं। एक तो होता है आपके पास एक तो है AMP। ठीक है, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। एक जैसे ट्राइफॉस्फेट ज़्यादा यूज आएगा, यहाँ पे ट्राई की बात कर लेते हैं। एक तो आपके पास ATP, ठीक है, एक आपके पास GTP, एक आपके पास डीएनए की बात कर रहे हैं ना आप, तो एक आपके पास CTP, एक आपके पास TTP। ठीक है, इनके आगे आप D लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे ट्राइफॉस्फेट हैं। क्या है? एक्चुअल में ये क्या काम करते हैं? ये यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं और सबस्ट्रेट का काम करते हैं डीएनए के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये क्या करते हैं, अपने 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी के मामले में एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये रेप्लिकेशन जो है वो एनर्जी के मामले में एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने वाली है यहाँ पे। तो ऊर्जा खर्च करने के लिए ये अपने 2 फॉस्फेट अणु डोनेट करते जाते हैं। ठीक है, और मोनोफॉस्फेट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ट्राई है, मोनो के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये इनका काम होता है। क्लियर? तो ये आपको बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे तो ठीक है, कभी कभी लॉजिक बता देता हूँ। एक लॉजिक से आपके सारे नाम याद हो जाएंगे। मैंने लिखा है गणेश प्राइमरी पुलिस लॉ, यानी गणेश को कह रहा है कोई कि तू प्राइमरी लेवल का जो पुलिस नहीं होता है क्या, पुलिस के भी लेवल अलग अलग होते हैं, तो उसको बुला के ला। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको, हे गणेश प्राइमरी पुलिस लॉ। ठीक है, तो H से याद रखना आप हेलिकेज, G से याद रखना गायरेज, या उसको टोपोआइसोमरेज भी कह सकते हो। ठीक है, P से याद रखना आप प्राइमर, PO से याद रखना आप पॉलीमरेज, PO से आप रखना
पॉलीमरेज, एल से याद रखना लाइगेज, याद रह जाएगा आई थिंक, उम्मीद करता हूँ, लॉजिक इसलिए बताया, ठीक है। ओके इतनी बात हमारी हो जाती है, देन हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेसिंग में होगा क्या ये समझते हैं हम। देखो मेरे को आपको काम समझाना है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप क्या करवा रहे हो, आप रेप्लिकेशन करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए आपको उस डीएनए की स्पेशल जगह पे आपको उसको खोलना पड़ना पड़ेगा। खोलोगे आप उसको, नहीं तो रेप्लिकेशन होगा नहीं। अच्छा, डीएनए खुलता कैसे है? डीएनए कुछ इस प्रकार से खुलता है। ठीक है, ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहोगे। प्रतिकृति द्विशाख एक वर्ड आता है, प्रतिकृति द्विशाख। जब ये वाई जैसा बन जाता है ना इसे, तो इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है इसके अंदर। अच्छा, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए में कहाँ होगा? अगली बात, पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन होगा कहाँ पर? तो इसके लिए स्पेशल साइट होती हैं, इनको आप कहते हो ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम स्थल। हिंदी में आप क्या बोलोगे? प्रतिकृति उद्गम स्थल। आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में ओनली वन ORI होती है, बट यूकैरियोटिक में आपको मोर देन वन ORI मिलेगी। याद रखनी है बात भी। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ORI मिलती है आपको, जबकि यूकैरियोटिक में आपको मोर देन वन। एक और बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ऐसे प्लाज्मिड और ऐसे टेक्निक ईजाद कर ली गई है, जैसे ORI जितने चाहे उतने बनाए जा सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी बनाए जा सकते हैं। नेचुरली रूप से आपको प्रोकैरियोटिक में एक ही ORI मिलता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ORI क्या है, तो आप बोलोगे सर ORI एक वो पूरे डीएनए में एक वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। स्पेशल जगह हो गई ये क्या हो गई? स्पेशल जगह हो गई। ठीक है, ORI क्लियर। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज एंजाइम आता है। एच से याद रखना, कट द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कुछ नहीं करेगा, ये आकर हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कट जाएंगे तो दोनों लड़ियां बिखर जाएंगी। पहले ने अपना काम कर दिया। देन उसके बाद में SSB जो होता है ना, वो क्या करता है? ये SSB क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कट करने के बाद, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कट किए हैं, उनको नष्ट नहीं किया गया है, कट ही तो हुए हैं, नष्ट थोड़ी किया है। तो अगर इनको थोड़ी सी भी फेवरेबल कंडीशन मिले तो वापस से ज्वाइंट हो जाएंगे।
तो ये क्या करता है SSB, ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी रीफॉर्मेशन को। क्या करता है, ये रोकता है किस चीज को, रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको रोकता है। हो गई दो। अब लॉजिक याद करो, आपने कहा था हे गणेश गायरेज, SHB का उसमें नहीं दे रखा, गायरेज की बात करते हैं। गायरेज क्या करेगा, देखो गायरेज क्या करता है, जैसे मैं आपको एक रस्सी दूं, दी लड़ी है रस्सी, आप उसको खोलो ऐसे, थोड़ा सा हल्का छोड़ दो, वापस से कुंडलन कर जाएगी। पकड़ूं, थोड़ा सा हल्का छोड़ू, वापस से कुंडलन कर जाएगी। तो इस कुंडलन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, आपको मैं सीधा सा बोलूं, बताओ उस रस्सी में ही बताओ आप क्या करोगे। सर एक रस्सी को पकड़ के काट दो, कोई भी एक, दोनों मत काटना, दोनों तो फिर रस्सी कट जाएगी। कोई भी एक रस्सी को पकड़ के काट दो, जो जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, गायरेज या टोपो आइसोमरेज, इसको आप टोपो आइसोमरेज भी कह सकते हो। ये क्या करता है, ये वी कुंडलन को रोक देता है। कुंडलन जो हो रहा है ना उसको रोक देगा ये। ठीक है, कैसे रोकेगा, डीएनए की किसी एक लड़ी पर कट लगाकर, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं काटेगा, लड़ी में ही कहीं पे कट लगा देगा ये। समझ में आ गई बात। तो ये ऐसे इसको रोक देता है। देन आगे हम बात करते हैं, आगे की हम प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे पास प्रोसेस ये है, उसके बाद में यहां पर आरएनए प्राइमर भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, आरएनए प्राइमर। एक्चुअल में ये पूरा डीएनए है, खुल गया, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। मेन हीरो मैंने बताया आपको पॉलीमरेज होता है, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, उसका आप टाइप्स बोलो या नहीं बोलो, आप डीएनए पॉलीमरेज बोल दो, वैसे थर्ड होता है। ठीक है, वो मेन हीरो है। तो हीरो की एंट्री ऐसे ही हो जाती है क्या, ऐसे थोड़ी होगी, कोई बता के आएगा। पहले जमाने में राजा महाराजा थे तो ऐसे जाके ऐसे थोड़ी चले जाते थे, पहले 10-15 लोग बताने जाते थे कि हटा दी जाए, सड़कें उड़ के खाली कर दी जाए, हाँ फला फला महाराज उदय सिंह जय सिंह पधार रहे हैं, ऐसा करते थे। नगाड़े वगैरह बजाते, ढोल वगैरह बजाते थे, तब जाके उसकी सवारी निकलती थी, ऐसे ही होता था ना। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ही आने वाला नहीं है अभी, तो बड़े हाँ अलग तरीके से एंट्री है उसकी। तो ये पहले आरएनए प्राइमर को भेजता है कि तू देख के आ जा, सारी काम जगह होगा, सब कुछ साफ हो गई कि नहीं हुई, तो ये देखने आता है। और ये आके सारा इसको मामला ठीक लगता है आरएनए प्राइमर को, तो ये आके इससे स्टक कर जाता है। 2 भेजे जाते हैं, एक इधर आएगा, ठीक है, स्टक कर जाता है, इससे मामला जुड़ जाते हैं लड़ी से, और लड़ी से जुड़ने ही सिग्नल दे दिया जाता है कि सर हो गई सब कुछ, हाँ सब सही है, आ जाओ। देन उसके बाद में जो आप मेन एंट्री बता रहे हो आप, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये फिर इसके आगे पीछे आके जुड़ता है। तो आपको सीधी सी बात एक समझ में आ जानी चाहिए, बिना आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जुड़ सकता। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि आरएनए प्राइमर किससे बनता है, तो आपको याद रखना आरएनए पॉलीमरेज। एक्चुअल में आरएनए का छोटा टुकड़ा होता है। हम डीएनए की एक लड़ी की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए खुल गया, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ये भी सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड वाली चीज ही तो जोड़ी जा सकती है, डबल स्ट्रैंड वाली नहीं जोड़ी जा सकती, इसलिए आरएनए प्राइमर ही आता है। डीएनए प्राइमर का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। समझ में आ गई बात, डबल जगह ही उतनी है सिंगल लड़ी के जुड़ने की। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले कि सर इस आरएनए प्राइमर में ऐसा क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग होती है आरएनए प्राइमर के अंदर। जैसे मान लो ए और जैसे यू सी जी जो भी है, ये छोटी सी सीक्वेंसिंग है
ये सीक्वेंसिंग मैच करेगी किसके साथ, कहीं कोई टुकड़ा, जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा खुला हुआ है, यहाँ जी खुला हुआ है, यहाँ टी खुला हुआ है, और या फिर ऊपर का जो टुकड़ा है उसमें यहाँ ए दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, और आपने आरएनए प्राइमर भेजा और उसमें आरएनए प्राइमर में टी और ए है, तो ये पूरी इस जगह में तैरता हुआ इसके जस्ट सामने कॉम्प्लीमेंट्री पूरकता में तो जुड़ेगा, इसके जस्ट सामने आके जुड़ जाता है कि ये जगह ठीक है। एक्चुअल में आरएनए प्राइमर में आरएनए न्यूक्लियोटाइड की छोटी सी सीक्वेंसिंग डाली जाती है, देन आपके फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है, फिर इनका मेन काम स्टार्ट होता है और वो होता है बहुलीकरण करना। क्या स्टार्ट होता है, बहुलीकरण करना। क्लियर? अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको प्रोवाइड करके देता है कौन, जो जितने भी आपने ट्राइफॉस्फेट बनाए थे, जो बना के रखे हैं हमने ट्राइफॉस्फेट, वो सारे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवा के अपने फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल रिलीज करते जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करवाते जाते हैं। देन आगे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, अभी इतनी बात आपको समझ में आई? इसका एक डायग्राम रहेगा, डायग्राम लगा के इसको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक बताया ना बच्चों, ये बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊँगा मैं, डायरेक्ट अब डायग्राम रहेगा और डायग्राम पे आपको डायरेक्ट चीज़ बताऊँगा कि ये देखो ये आके जुड़ गया और ये संरचना बन गई, बस समझ में आ गई बात। अब मैं पीछे का बिल्कुल रिवाइज नहीं करूँगा। मंडे को ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। वीडियो घर जाओ, वीडियो को पॉज करो। आप पता है देखते हो तो कैसे देखते हो, आप देख लेते हो ऐसे बैठ के, ऑब्वियसली होगा आपके देखने का तरीका ये भी होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी ये कोई कॉपी लेके बैठे साथ में और किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, देन वो उन्होंने एक बात बोली, इसको पॉज करें, उस लिख को लिखें, फिर वापस चालू करें, फिर वापस लिखें आप, तब जाके वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट लास्ट तक इस चैप्टर में ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, तो हम बिल्कुल भी एक तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाने के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। मैं जितना पढ़ाता हूँ उसको आप फॉलो करके आओगे ही आओगे। ओके, थैंक यू सो मच।